स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10th के लाइट चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स हो। तो इससे रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जो हमारे अंदर डाउट्स होते हैं वो सारे इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी पॉइंट्स हैं कि रिफ्रैक्शन होता कैसे है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं और किस रीजन से ये रिफ्रैक्शन आपको फाइंड होता है, और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल आप फिजिकली देखते हैं सब कुछ आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझते हैं कि क्या ऐसे पॉइंट हैं जो हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने होते हैं, जिससे हमारी हेल्प मिलते ही हम उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मीडियम्स के बारे में। मीडियम क्या होते हैं जिनके थ्रू कोई इवेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के बारे में बताया गया है। दो मीडियम्स है। ऑप्टिकली मैंने वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि ये लाइट के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम जो होते हैं आपके, वो पार्टिकल के बेस पे डिवाइड होते हैं। तो जैसे लेट कर लीजिए ये आपका कोई मीडियम है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्कर को हाईलाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका कोई लेट कर लीजिए मीडियम है और इसमें पार्टिकल्स फिल कर दिए जाएं। कैसे पार्टिकल फिल कर दिए जाएं? कुछ इस टाइप के। ध्यान से देखिएगा, ये आपके मान लीजिए क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो इसमें पार्टिकल की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। पार्टिकल के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा है। कोई भी चीज को अगर पास होना होगा तो आसानी से पास हो जाएगी। और दूसरा एक और मीडियम बनाते हैं हम। यहाँ पे हमने एक मीडियम ये बना दिया और इस मीडियम में हम पार्टिकल्स को ले लेते हैं। यहाँ पे हम पार्टिकल्स को ले लें तो ये देख रहे हैं आप, इसमें पार्टिकल बहुत पास पास हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम फॉर रिफ्रैक्शन। इसके बेस पर रिफ्रैक्शन के दो मीडियम्स हो जाते हैं। एक में क्या, जिसमें पार्टिकल की डेंसिटी बहुत कम है। यहां से ऐसे जान लीजिए, लो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, मतलब क्या हो गया आपका, रेयरर मीडियम। क्या बोलेंगे इसको, रेयरर मीडियम। क्लियर हो गया, रेयरर मीडियम क्या होता है। और उसके बाद हाई पार्टिकल डेंसिटी है तो इसे क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। तो बात समझ में आ गई कि डेंसर मीडियम क्या होता है और रेयर मीडियम क्या होता है। ऑप्टिकली क्या होता है, ऑप्टिकली का मतलब लाइट कैसे बिहेव करती है उस मीडियम में। तो आप थोड़ा सा अपने जनरली मेथड से सोचिए कि अगर आपको हाईवे है, ओपन दिया गया है, जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स, मतलब वहां पे बाइक्स बहुत दूर दूर है, तो आप बहुत तेजी से रेसिंग करेंगे, आपकी स्पीड फास्ट होगी। और यहाँ पर जैसे भीड़ हो जाएगी, बहुत सारी क्राउड हो जाएगी, तो वहां पे आपको ट्रेवल करने में क्या होगी, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। सेम वैसे ही लाइट के साथ होता है। लाइट के साथ क्या होता है, मीडियम को देखते हैं और समझते हैं। ए मीडियम वेयर लाइट ट्रेवल्स फास्टर, जहां पे लाइट क्या करे, फास्टर ट्रेवल करे। तो जाहिर सी बात है, पार्टिकल्स की डेंसिटी कम है तो लाइट बहुत फास्ट ट्रेवल करेगी। और यहाँ पर एंड हैज अ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि कोई चीज कितना अपनी डायरेक्शन से चेंज हो रही है, या उसकी डायरेक्शन कितनी चेंज हो रही है, या वो कितनी बेंड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पार्टिकल्स इसमें जो, जब कोई लाइट ट्रेवल करेगी या कोई भी चीज हम हाईवे पे ट्रेवल करेंगे, तो हमें जब हाईवे खाली होगा तो क्या किसी भी टाइप के बेंड होना पड़ेगा, स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, नहीं ना। तो यहाँ पे लाइट बहुत अच्छे से ट्रेवल करेगी। तो ये लाइट आसानी के साथ इससे क्या कर पाएगी, ट्रेवल कर पाएगी। बट इस मीडियम में जैसे ही आएगी, यहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ लाइट में क्या आएगा, इसकी स्पीड में चेंज आएगा। बस यही होता है आपका क्या, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो अब आप देख लीजिए एक बार ऑप्टिकली रेयर मीडियम को। ए मीडियम वेयर लाइट ट्रेवल्स फास्टर, जहां पे लाइट फास्ट चलती है, एंड हैज अ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लोअर होता है। तो क्वेश्चन यहां से फंसता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पूछ लेगा किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर होता है, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा, फंस जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जांपल में देखा जाए तो एक ही एग्जांपल नहीं पढ़ने वाले हम, बहुत सारे एग्जांपल पढ़ने वाले हैं। जैसे एयर दिया हुआ है, एयर में पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो इसमें भी लाइट फास्टली ट्रेवल करेगी। वैक्यूम, वैक्यूम से लाइट आती है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसमें स्पीड होती है, एयर और वैक्यूम में, दोनों में लाइट की स्पीड यही होती है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा है, पार्टिकल्स आर मोर स्पीड आउट अलाउइंग लाइट टू ट्रेवल क्विकली। इसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं जिससे लाइट क्विकली ट्रेवल करती है। वैक्यूम में भी सेम ऐसे ही होता है, एब्सेंस ऑफ मैटर, मैटर होता ही नहीं है तो और फास्टली ट्रेवल करेगी। फिर हाइड्रोजन गैस, गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, उनमें भी काफी डिस्टेंस होता है तो वो भी फास्टली ट्रेवल करेंगे। हीलियम गैस जैसे आप, ठीक है। ये सारे एग्जांपल किसके हो गए, ऑप्टिकली रेयर मीडियम के। फिर आते हैं हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम पे। और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ए मीडियम वेयर लाइट ट्रेवल्स स्लोअर एंड हैज अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जाहिर सी बात है, होगा सर, क्योंकि इसमें लाइट जब ट्रेवल करेगी तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स पहले से ही हैं, लाइट को बहुत चीजों से गुजरना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। साथ ही साथ क्या होगा सर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपके एग्जांपल, जैसे वाटर हो गया,
ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, ये सारे क्या है, डेंसर मीडियम्स के एग्जांपल हैं, और इनसे जब लाइट पास होती है तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई हो जाता है। अब आपको दिख रहा होगा डायमंड, डायमंड किस लिए आपका बहुत ज्यादा ब्राइटनिंग करता है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है 2.5, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चलिए रेयर डेंसर क्लियर हो गया, आइए देखते हैं कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है। अब हम समझेंगे कि रिफ्रैक्शन हुआ कैसे। तो हाउ रिफ्रैक्शन वर्क्स, तो क्या हुआ, पहले हमने देखा कि चेंज इन स्पीड आया, स्पीड में क्या हुआ, लाइट के चेंज हो गया, और जैसे ही हम, एक बात बताओ, जैसे ही भीड़ में जाएंगे, गाड़ी को स्टॉप करेंगे, आगे की तरफ झुक जाएंगे, सेम वैसे ही लाइट के लिए होगा, वो अपनी स्पीड से जा रही होगी, अचानक से उसको दूसरा मीडियम मिलेगा, वहां पे पार्टिकल्स डेंस होंगे, तो कहने का मतलब वो अपनी स्पीड को स्लो करेगी और आगे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो मतलब कहने का क्या है, व्हेन ए वेव इनकाउंटर, लाइट वेव के फॉर्म में चलती है, पार्टिकल के फॉर्म में चलती है, उसका डुअल नेचर होता है, तो वेव लिखें या पार्टिकल लिखें, दोनों एक ही है। तो व्हेन ए वेव इनकाउंटर्स ए डिफरेंट मीडियम, इट्स स्पीड चेंजेस, इसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल लाइट स्लोज डाउन एज इंटर्स इन वाटर फ्रॉम एयर, तो जैसे ही लाइट आती है किसमें, वाटर में, वैसे ही वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। एग्जांपल के लिए जैसे देखो, ग्लास में कोई पेंसिल डुबो दो आप, तो ग्लास में क्या भरा हुआ है, वाटर, तो जो पेंसिल की एक्चुअल पोजीशन होगी वहां पे पेंसिल आपको दिखाई नहीं देगी, तो यहाँ पे आपको बेंड होती हुई दिखाई देगी। तो बात समझ में आ रही है ना, रिफ्लेक्शन समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। बेंडिंग क्या होता है, दिस चेंज इन स्पीड कासेस द वेव टू गेट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ पर, जो वो अपने स्ट्रेट पथ पे चल रही होती है, इसी स्पीड के स्लो होने की वजह से वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन कैसे वर्क करता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो चलिए आइए डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। रिफ्रैक्शन क्या बोलता है, इज द फिनोमिना ऑफ द बेंडिंग और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ए लाइट रेज एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, या एक तरह से बोल दीजिए कि सर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तभी तो लाइट पास हो पा रही है, नहीं तो लाइट पास ही नहीं होती, क्योंकि ओपैक मीडियम हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गई। तो जब लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाए और वो बेंड हो जाए, बेंड हो जाए मतलब समझ रहे हैं ना, वो उसकी स्पीड स्लो हो जाए, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई ना, रिफ्रैक्शन क्या है। ये आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, ये लाइट रे आ रही है ना, यहाँ पे हम थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये लाइट रे आई है आपकी, यहां से देखो क्या हो गई, बेंड हो गई। जाना इसको कैसे था, ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई है, बेंड हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, यही प्रोसेस क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अच्छा, अब इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। लेट कर लीजिए ये हमारा कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है, और यहाँ पे आपका रेयरर मीडियम, ठीक है, और रेयरर मीडियम को हम लेट कर लेते हैं, हमारा क्या है, एयर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, वाटर है। क्लियर। अब हम यहाँ से लाइट रेस को पास करते हैं। अब देखिए ये एक लाइट रे आ रही है, यहाँ पे आएगी, और यहाँ से आने के बाद यहीं से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और जाना कैसे था इसको, ऐसे जाना था सर, सीधे निकल जाती, तो यहाँ पे बेंड हुई ना, तो अब इसमें एक नॉर्मल खींचा जाता है, इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन, जो कि नॉर्मल आपकी कहलाती है। यहाँ पे देखो जो एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो दोनों एंगल्स क्या हैं, ये लाइन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, आइए समझते हैं। तो जो लाइट आई है इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। क्लियर हो गया। तो आने वाली लाइट को क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। जो लाइट आके सरफेस पे पड़ रही है उसे आप क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे। जो यहाँ से थोड़ा अपनी डायरेक्शन को डेविएट कर रही है, चेंज कर रही है, उसे क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे आप, रिफ्रैक्टेड रे। बात समझ में आ गई। अब ये बताइए ये क्या था आपका, नॉर्मल था सर। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन बना जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कौन सा एंगल है, इंसिडेंट एंगल। क्लियर। और उसके बाद जो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई और उसने जो एंगल फॉर्म किया, उस एंगल को हम क्या बोलने वाले हैं, उस एंगल को हम बोलने वाले हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या बोलने वाले हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करेंगे सर, इसको डिनोट करेंगे आर से, स्मॉल आर से। तो आई और आर समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आ गया। तो इन पॉइंट्स को देख रहे होंगे, और यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ये लाइट आ रही है आपकी, यहाँ से थोड़ा बेंड हो रही है, और ये आपका क्या है, नॉर्मल है। यहाँ पे बनने वाला इंसिडेंट एंगल, यहाँ पे बनने वाला रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये देखो आपको एग्जांपल भी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो पेंसिल है वो बेंड हो जा रही है। बेंड हो रही है कि नहीं हो रही है, लाइट जैसे ही, ये लाइट की वजह से ऐसा दिखाई देता है, ऐसा नहीं है कि वहां पे जाके पेंसिल मुड़ जा रही है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये लाइट का प्रोसेस है। और कौन सा एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्लियर हो गया ना कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता। अब देखो इस रे को देखा जाए तो जब ये रे आ रही थी तो यहाँ से कुछ बेंड हुई है ना,
अब जो बेंड हुई है इसी की वैल्यू को जब हम फाइंड करते हैं तो उसे हम नया नाम देते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि कितना मतलब यहां से बेंड हुई है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसी को हम किससे नोट करते हैं, एल से। आगे वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। एक बार और डेफिनेशन समझ लेते हैं। इट इज द फिनोमिना ऑफ द बेंडिंग और चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ए लाइट रे। ये कौन सा फिनोमिना है, जिसमें कोई लाइट रे बेंड हो जाती है दूसरे मीडियम में जाने के बाद, या फिर अपना पथ चेंज कर लेती है, पथ की डायरेक्शन चेंज कर लेती है। कहां से, जब वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से कहा जाएगी, अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ एयर एंड वाटर। तो क्लियर हो गया कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, कैसे ये प्रोसेस हुआ। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रोसेस होता है कि इसके लॉज क्या होते हैं, क्या है लॉज, जो हमें समझना बहुत जरूरी है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल कैसे बनता है वो भी हम समझेंगे, और लॉ तो पूछता ही है, ठीक है ना। तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं हम लोग खुद से, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया क्या, एक सरफेस ले लिया, किसका, एक कोई ने एक लाइन खींचा, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मीडियम। और ये हमारा मीडियम कैसा है, यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं सर डेंसर मीडियम है। और एक तरह से इसको हम बोल देते हैं कि सर ये क्या है, ग्लास है, ठीक है, ग्लास लेट कर लिया हम। और फिर यहाँ पे हमने ले लिया एयर, ये मीडियम हो गया हमारा, क्लियर। अब हम एक लाइट रे को लेके आएंगे, तो लाइट रे का थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये लाइट रे आ रही है, वेट कर लीजिए, और ये क्या हो जाएगी, थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, बेंड हो गई। अब इसके बिटवीन क्या खींच देंगे, नॉर्मल खींच देंगे, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्या बनेगा, एंगल फॉर्म होगा। कहाँ फॉर्म होगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन। इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है, आपने पीछे देख लिया है। अब थोड़ा सा नाम लिखना चाहते हो तो नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या रख देंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा आपका, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। थोड़ा सा इसको डेंसर बना लेते हैं, इसमें बता देते हैं भाई पार्टिकल बहुत पास पास है, ठीक है। तो ये आपका डेंसर मीडियम होगा, क्लियर। क्या क्या चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, और क्या ऐसे प्रोसेस हैं, अगर वो चीज ना हो तो ये आपका रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो पहली चीज क्या, कि कोई एक इंसिडेंट रे आनी चाहिए सर। हाँ, ये बात तो क्लियर है कि जब तक कोई इंसिडेंट रे नहीं आएगी तब तक आपका रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। और वो जानी चाहिए किसमें, किसमें, डेंसर मीडियम में। और जब डेंसर मीडियम में जाएगी तब वो क्या होगी, बेंड होगी। और उसके बिटवीन एक क्या खींचा जाएगा, नॉर्मल। तभी तो कोई प्रोसेस होगा। जैसे लेट कर लीजिए, एक टॉर्च लिया मैंने, और मैं टॉर्च वाटर में मार रहा हूँ, तो जो टॉर्च हमारी जा रही है, जो लाइट जा रही है टॉर्च से, वो क्या है, इंसिडेंट रे है। जो वहां पर रिफ्लेक्ट हो गई, जो मुड़ गई, वो क्या है हमारी, जिसने डायरेक्शन चेंज कर लिया, वो क्या है हमारी, रिफ्लेक्टेड रे है। अब जो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं मैं, तो जो वहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है, इंसिडेंट एंगल, और उस साइड जो एंगल फॉर्म होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। तो अब देखो यहाँ पे ये लॉ इसी से बनता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसको तो जानते ही आप, ठीक, all lie in the same plane at same point of incidence। जहां पे ये रे इंसिडेंट हुई है वहीं पर ये सारी रेज मिलती हैं, और इन्हीं से सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। विदाउट इनके हम किसी भी रिफ्लेक्शन को समझा नहीं सकते हैं थ्योरेटिकली। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखेंगे कि आपका सेकेंड लॉ क्या होता है, द रेशियो ऑफ द साइन आई ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन आई ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन is a constant for a given pair of media, a relationship known as Snell's law। कहने का मतलब, अगर हम सर फाइंड करना चाहते हैं कि ये इसमें आई है और इसमें जब जैसे इसने एंटर किया तो क्या चेंज हुआ इसके पाथ के डायरेक्शन में, तो इसको स्नेल सर बताते हैं। क्या बताते हैं कि भैया अगर चेंज फाइंड करना है तो n इक्वल टू फॉर्मूला लिख देना, साइन आई अपॉन में साइन आर। क्या बोला उन्होंने, क्या लिख देना, साइन आई अपॉन में साइन आर। क्लियर हो गया। तो जैसे ही इन्होंने ये बोला, हमने सोचा सर ये कहां से दे दिया इन्होंने। तो हमने देखा कि हाँ सर ये बात तो सही है कि जो एंगल यहाँ था अगर वही एंगल यहाँ रहता है तो कोई चेंज नहीं हुआ, कोई पार्ट डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। अगर इसने अपना एंगल चेंज किया है तो वही तो चेंज है। तो साइन की वैल्यूज होती हैं आपके पास और आप सॉल्व कर सकते हैं, यहीं से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो सिलेक्ट कर लीजिए, मैंने यहाँ 45 दे दिया, यहाँ पे 30 दे दिया, और मैं पूछूं कि बताओ कि कितना रिफ्रैक्शन हुआ है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, ठीक है। तो n इक्वल टू आप क्या रखोगे, साइन 45 अपॉन में साइन 30, और वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2,
2 पर आपका आ जाएगा 2 अपॉन में √2, और 2 को क्या ले सकते हो √2 इंटू √2 अपॉन में √2, तो √2 से √2 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई √2, और इसकी कितनी होती है 1.414। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता? बात समझ में आ गई, लॉ भी समझ में आ गया, क्या लॉ होता है, किसने दिया था इसको, स्नेल सर ने दिया था। आई क्या है, इंसिडेंट एंगल है, और आर क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। क्लियर हो गया? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे पॉइंट में अब आपको मिलेंगे एग्जांपल्स, जो एग्जांपल्स हम अपने आसपास देखते हैं और समझते हैं, बट उसके बारे में ये नहीं सोच पाते क्या ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, व्हाई डज सन नॉट अपीयर एट इट्स एक्चुअल पोजीशन फ्रॉम अर्थ। रियली आपको सन एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखाई देता अर्थ से, जहां वो होता है शायद उससे काफी आगे निकल चुका होता है। जैसे आप जानते ही हो कि लाइट को अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड से काफी ज्यादा बुक्स में लिखा होता है 8 मिनट 20 सेकंड तक ले लेते हैं। ठीक है, तो 8 मिनट 16 सेकंड से 8 मिनट 20 सेकंड 22 सेकंड तक लगता है, ठीक है, लाइट को पहुंचने में। अब हमने काउंट तो किया नहीं है, तो यहाँ पे जो साइंटिफिक वैल्यू है वो कभी कभी बुक्स में अलग अलग मिलती है। ठीक है, तो ये टाइम लगता है, तो इतना तो लेट तो हमारे पास उसकी लाइट ही पहुंच रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इतना लेट तो हमको सर वैसे ही दिखाई दे रहा है, मीन्स 8 मिनट आगे है सन हमसे। ठीक है, क्लियर? तो ये पॉइंट तो इतना तो क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये ऐसा होता क्यों है। आपको पता है कि हमारी अर्थ का क्या है, एटमॉस्फेयर है, और जब उस एटमॉस्फेयर में आएगी लाइट तो वहां पे बहुत सारे क्या है, लेयर्स हैं। जैसे ओजोन लेयर का नाम सुनते हैं आप, है ना, लिथोस्फेयर होता है। तो मतलब उससे जब लाइट पास करेगी तो उसको डेंसर मीडियम मिलेगा, कहीं रेयर मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में वो बेंड होगी, है ना, फिर वो डिस्टेंट बनाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें सन एक्चुअल पोजीशन पे दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि सर हम यहाँ पे वाटर में तो थोड़ा सा पेंसिल डाल रहे हैं तो वो तो सही पोजीशन पे दिखाई नहीं दे रही है, तो हमको कहाँ से सन एक एक्चुअल पोजीशन पे दिखाई देगा। ठीक है, तो आइए रीजन समझ लेते हैं। The sun does not appear in its actual position from Earth due to atmospheric reflection। ये किसका एग्जांपल है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का है। The bending of light as it passes through Earth's atmosphere। अब यहाँ से हम ये सोचने लग जाते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है। भाई देखो, अगर वो एटमॉस्फेयर में हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, अगर वाटर में हो रहा है वाटर रिफ्लेक्शन है। ठीक है ना, तो यहाँ से डिफिनीशन के लिए परेशान मत होइए आप। अगर एटमॉस्फेयर में हो रहा है तो वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। क्लियर हो गया ना बात? पॉइंट क्लियर है, यहाँ से समझ में आ गया। ये चीजें समझ में आ गई कि किस लिए हमको सन एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखाई देता, क्योंकि लाइट बेंड होती है और बेंड होने की वजह से हमको एक्चुअल पोजीशन में सन दिखाई नहीं देता। और वैसे भी सर इतना टाइम तो ले ही रही है लाइट आने में अर्थ पे, तो इतना टाइम ले रही है तो वैसे ही हमको 8 मिनट लेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है ना, बात समझ में आ गई। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है एग्जांपल ऑफ लाइट के रिफ्लेक्शन के और सारे एग्जांपल्स। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टार ट्विंकल कर रहे हैं, वो भी आपका प्रॉब्लम हो जाएगी क्या, कि उनकी लाइट जब आएगी तो हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करेगी, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करेगी तो वहां पे बहुत सारी लेयर्स हैं, उनको क्रॉस करना पड़ेगा तो बेंड होगी। तो ऐसी कंडीशन में उसकी भी एक्चुअल पोजीशन हमको नहीं दिखाई देगी। या कभी लाइट सर बेंड नहीं होगी, डायरेक्ट आ जाएगी, किसी लेयर से पास आउट हो जाएगी। और कभी बेंड होगी, तो जब बेंड होगी तो वो छिपेगी, हाइड होगी, और जैसे ही निकलेगी वैसे ही हमको दिखेगी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमको ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बात समझ में आई। कभी लाइट आ रही है कभी नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, ट्विंकलिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहीं से थोड़ा सा और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें ये देखो, मैं बहुत देर से बात कर रहा था बट यहाँ पे इन्होंने स्पून लिया है, स्पून को डाला है ग्लास में, और स्पून देखो एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जबकि ये यहाँ है। तो बात समझ में आ गई, ये भी रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, आपने रेनबो देखा होगा, रेनबो में भी जो रेनबो फॉर्म होता है वो भी किसका एग्जांपल होता है, रिफ्लेक्शन का। तो इसका मतलब सर प्रिज्म भी रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। हाँ, प्रिज्म भी किसका एग्जांपल है, रिफ्लेक्शन का। क्यों रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि उससे लाइट पास होती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है और स्कैटर हो जाती है 7 लाइंस में, 7 कलर्स में, सॉरी। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या होता है फिर सर, यहाँ पे जो ये ड्रॉप्स है ना, ये वर्क करती है किसका, एज अ प्रिज्म। इनकी ड्रॉप्स में जब लाइट आती है तो ये इसको रिफ्रेक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो डेंस होंगे, यानी डेंसर मीडियम होगा। अब वहां से जब लाइट पास होगी तो स्कैटर हो जाएगी 7 कलर्स में, तो आपको रेनबो दिखाई देता है। बात समझ में आ गई, प्रोसेस समझ में आ गया, एग्जांपल समझ में आ गए। वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड होता है, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और क्या क्या रिलेटेड पॉइंट है जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको क्लियर करेंगे। यानी अगली वीडियो हमारी एक बहुत ही अच्छी होने वाली है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। इसको क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में ही ये सिलेबस में आता है। तो इसको अगर 10th के बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि खूब अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपको आगे मिलने वाला है, और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, इसको अच्छे से पढ़िए और पॉइंट्स को क्लियर रखिए, ताकि आपके न्यूमेरिकल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।